Good morning and warm welcome to all the viewers. I am Rupesh Salve and behalf of RPG Life Sciences, and it's a joint collaboration between Fortis Hospital, Noida. I welcome all for today's patient education program topic on dealing with arthritis in winter. Is it really painful? To talk more on this, again on our request, we have with us Dr. Bimlesh Dhar Pandey, our guest speaker for today. Welcome, sir, and thank you for joining us. Dr. Pandey is associated with Department of Rheumatology, Fortis Hospital, Noida, as a senior consultant. In this series of patient education program, he is constantly associated toward creating awareness about arthritis by highlighting the important aspect of arthritis, and he would be continuing same today by talking on dealing with arthritis in winter. So, without any further delay, I welcome Pandey sir and would request him to continue the session. Thank you, sir. Over to you. थैंक यू। मैं इस रविवार को सभी लोगों का अभिवादन करता हूं। नमस्कार कहूंगा सभी को, जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं। कुछ लोग तो लाइव अटेंड कर रहे हैं, कुछ लोग को शायद बाद में यूट्यूब या फेसबुक पे देखने का मौका मिल सकता है। आज का विषय बहुत ही साधारण सा विषय है, लेकिन बड़ी असाधारण विपत्तियों के साथ है, क्योंकि मैं नहीं कह सकता हूँ कि गठिया में जब कभी दर्द होता है, ये सुन के किसी को अच्छा लगता होगा, और जो जिसके ऊपर गुजर रहा है या जिसके साथ ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, वो खुश रहते हों। मैं कुछ पेशेंट्स को जानता हूँ जो कि दिल्ली छोड़ के कहीं और चले जाते हैं जब ठंडक का दिन आता है, क्योंकि वो सह नहीं सकते। कितने दूर? मैंगलोर, साउथ इंडिया चले जाते हैं ताकि वो ठंड से बच सके। तो ऐसी क्या विपत्ति है, ऐसी क्या चुनौती है कि गठिया ठंड के दिन में इतना परेशान करता है, और इससे हम कैसे बच सकें, जिससे हम इस ठंड, क्योंकि माइग्रेट करना भी बहुत आसान नहीं है। ये वर्ड, जब ये लॉकडाउन हुआ और आपको कोरोना की विपत्ति हुई, तो अब आप एक तुरंत हवाई जहाज पकड़ के भागेंगे कहीं 25-30 दिन या 2 महीने के लिए, ये भी संभव नहीं है। तो ये भी कहा जा रहा है कि सभी लोग जहाँ पे हैं सुरक्षित रहें, ज़्यादा इधर-उधर ना जाएँ जब तक हमारे पास बेहतर इलाज करने का संसाधन, जैसे टीका ही क्यों ना हो, ना आ जाए। तो ऐसे में इस ठंड में कैसे गुज़ारा करें? सुबह उठा, चाय पी रहा था, तो चाय में पहले ही समाचार हमारे पिताजी ने कहा कि देखो भाई, साहिबाबाद, जो कि दिल्ली नोएडा से जुड़ा हुआ गाजियाबाद का एक क्षेत्र है, वहाँ की तापमान 2.6 है, अच्छा खासा ठंडक है। तो ये बताता है कि ठंड आ गई है, और इस ठंड के साथ हमें कैसे जीना है आम इंसान के लिए, और कैसे जीना है जिनको गठिया, क्योंकि उनकी समस्या सचमुच बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अंग्रेजी शब्द है विंटर ब्लूज़, यानी ये विंटर के दिन में, यानी ठंडक के दिनों में बड़ी हालत खराब होती है गठिया के पेशेंट्स की। कुछ स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स में लिखी हुई सारी चीज़ें अंग्रेजी में है, मैं हिंदी में उसको बताऊँगा कि हमने क्या लिखा है। तो ये है एक बड़ा सिंपल सा इंटरनेट से लिया गया स्लाइड, जिसमें एक महिला जो कि बहुत एक्टिव दिख रही हैं, और ठंड के शुरुआत में वो अब शायद जॉगिंग के लिए जा रही हों, लेकिन वो अपने टखने की चोट की वजह से या दर्द की वजह से परेशान है। मैं ये नहीं कह सकता इनको गठिया है। ये हो सकता है एकदम साधारण आम इंसान हो, जिसको भी ठंड में दिक्कतें होती हैं, एक्सरसाइज करने में, बाहर जाके वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ठंड का इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पे होता है। आगे बढ़ते हुए, ठंड में ऐसी क्या दिक्कत होती है कि हमें दर्द ज़्यादा होता है? तो इसके ऊपर 3-4 इम्पोर्टेंट या बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको सामने लाना चाहता हूँ कि होता क्या है, शरीर क्यों ऐसा बिहेव करती है, क्यों ऐसा इसके साथ ये दिक्कतें आती हैं। पहली बात, जब ठंडक होती है तो हमारी शरीर का जो फिजियोलॉजी है, जो काम करने का तौर तरीका है, उसमें है हीट को बचाना, अपनी गर्मी को बचाना। ठंड के दिन में गर्मी बचाना, और गर्मी के दिन में गर्मी को बाहर करना, ताकि तापमान कोर ऑर्गन का ठीक-ठाक रहे। हमारी ब्रेन, किडनी, लिवर, पेट और सारे अंदरूनी ऑर्गन, हार्ट, लंग का तापमान 37 डिग्री रहे, उसको उसी को रखने के लिए पूरी बॉडी अपनी हीट को कंजर्व करती है। तो हीट को कंजर्व जब करती है, तो अंदरूनी क्षेत्र के जितने भी ऑर्गन है, वहां तक वो तापमान मेंटेन करती है। लेकिन जो बाहरी क्षेत्र, जैसे हमारी उंगली, ये बाहर का क्षेत्र है, यहाँ पे तापमान वो कम कर देती है, या कम होने का कारण भी है।
जब शरीर का तापमान और बाहर के तापमान में बहुत ज्यादा फर्क होता है तो शरीर बहुत ज्यादा उष्मा यानी हीट को लूज करती है। तो जब वो अपनी उष्मा को लूज करती है, अपनी हीट को लूज करती है, तो कहाँ से लूज करती है? चमड़े से लूज करती है, उसके नीचे की मांसपेशियों से लूज करती है, तो ये ठंडा हो जाता है जल्दी। लेकिन इस तरफ वो ज्यादा ब्लड सप्लाई रखती है ताकि ये गर्म रहे, यानी हमारा अंदरूनी क्षेत्र गर्म रहे। दूसरी चीज ठंड के अंदर जो होती है वो होता है वातावरण में बैरोमेट्रिक प्रेशर, जो आपकी हवा का एक प्रेशर होता है जो आपके शरीर पे पड़ा रहता है, वो कम हो जाता है ठंड के दिन में। सबसे समय उस समय जब कोहरा छाता है या कुहासा जिसे लोग कहते हैं या फॉग अंग्रेजी में कहते हैं, तो और भी बैरोमेट्रिक प्रेशर कम हो जाता है। ये बैरोमेट्रिक प्रेशर अगर आपको समझना है तो उसको समझना ऐसे होगा कि समुद्री तल पे अगर हम समुद्र के आसपास हो तो हमारे वायुमंडल का बैरोमेट्रिक प्रेशर करीब 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी का होता है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते जाते हैं, यानी हम अपने समुद्री तल से जैसे ऊपर चले जाए, चाहे हम मान लीजिए एवरेस्ट पे चले जाए, तो वहां पे प्रेशर कम हो जाता है। कम प्रेशर होने की वजह से आपकी मांसपेशियों पे जो पड़ने वाला प्रेशर है वो कम हो जाएगा, आपकी जॉइंट के ऊपर पड़ने वाला प्रेशर कम हो जाएगा, तो वो जॉइंट अपने आप फैलने लगेगी, तो फैलेगी तो खिंचाव बनाएगी, जिसकी वजह से आपको दर्द होगा। इसको दूसरे तरीके से समझना है तो ऐसे समझिए कि जो भी फाइटर पायलट्स होते हैं या जो कोई स्पेस में जाते हैं, एस्ट्रोनॉट जिसे कहते हैं या कॉस्मोनॉट हम रशियन कहते हैं, उनको स्पेशल कपड़ा पहनना पड़ता है जो कि प्रेशर बना के रखे। अगर वो प्रेशर नहीं बनाएगा तो आपकी जॉइंट एकदम अंदर से खुल जाएगी बाहर की ओर, तो बहुत ही मुश्किल होगा, आप सांस भी नहीं ले पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये बिना प्रेशर के आदमी जीवित नहीं रह सकता है। तो ये प्रेशर बहुत जरूरी है, और प्रेशर जब कम होता है ठंड के दिन में, बादल छाने पर, कोहरा छाने पे, तो आपकी जॉइंट्स खुल जाती हैं और उसकी वजह से दर्द होता है। तो दो कारण है, एक आप ठंडे में अपनी ऊष्मा लूज करते हैं, आपकी ऊपर की सारी चमड़ी मसल्स एकदम अकड़ जाती है ठंड की वजह से, अंदर की ब्लड सप्लाई को बनाने के लिए। इसकी वजह से ये ठंडा भी ज्यादा महसूस होता है और आपको दर्द भी होता है। मसल अकड़ गई तो आपका काम नहीं होगा, आपकी बॉडी चलेगी ही नहीं। दूसरा, प्रेशर कम हो जाता है। ये है दो फिजियोलॉजिकल कारण। इसको समझे बिना ये आगे हम और बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है होता क्यों है। ऐसी चीज गर्मी के दिन में भी हो सकती है, अगर अचानक बादल छा जाए और बारिश के जस्ट समय पहले आप देखेंगे, ये नहीं है कि ठंडा हो गया अचानक इसलिए आपका दर्द बढ़ गया घुटने का, ये इसलिए बढ़ गया क्योंकि प्रेशर बाहर का घट गया। दूसरी बात, ठंड में हमें ठंड लगने लगती है तो हम क्या करते हैं? बच्चे आपको मिलेंगे वो दौड़ते खेलते भागते रहते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी की बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा होती है, वो अपनी ऊष्मा बनाते रहते हैं और अपनी बॉडी को गर्म रखते हैं। 2 साल 4 साल 5 साल के बच्चे को देखिए, वो ठंड में भी दौड़ता हुआ पाया जाएगा। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारी अंदर की जो अग्नि यानी ऊष्मा प्रोड्यूस करने की क्षमता वो घटती जाती है, तो हम उतना एनर्जी ही नहीं बना पाते। हम खाते होंगे ज्यादा लेकिन उतनी एनर्जी नहीं बना पाते जिससे हम अपने आप को गर्म रख सकें। अपने ऊपर हम और ब्लैंकेट्स पहनते हैं और कपड़े पहनते हैं और खाना भी खाते हैं ताकि हमको कुछ अ, गर्मी मिल सके। तो गर्मी बाहर से भी हम लेते हैं कपड़े पहन के, कुछ वजन बढ़ा लेते हैं खूब बढ़िया सी तली भुनी हुई चीज खा के। और ये बहुत जरूरी है कि इनके करने से हमारे साथ क्या होता है। अब इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो जो जनरल टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ वो बड़ा सिंपल है कि कैसे आप बचें इस ठंड के दौरान। तो ठंड के दौरान अब टिप्स पे आ जाएंगे सीधे। आपको ढेर, और ये टिप्स मैं दोबारा रिपीट भी करूंगा क्योंकि इसको समझना जरूरी है। हमारे को गर्मी बनानी है अपने शरीर में, तो आप रह रह के थोड़ी थोड़ी देर पे पानी पिए। और पानी पीना क्यों जरूरी है ये भी बताऊंगा। अगर आप धीरे धीरे पानी पीते रहेंगे तो आप हाइड्रेटेड रहते हैं और आपकी मसल भी हाइड्रेटेड रहती है, यानी आपकी मांसपेशियों में भी पानी की मात्रा सही रहती है। तो मांसपेशी काम करती है, जिस मांसपेशी में पानी की मात्रा कम हो जाए वो अच्छे ढंग से काम नहीं करेगी, और मांसपेशी ही एक तरह से एक्टिविटी कराती है, यानी आपको काम कराती है, और काम करने से ही ऊर्जा पैदा होता है। तो अगर आप काम ही नहीं करने लायक रहेंगे, आपकी मसल अकड़ी पड़ी सूखी पड़ी हुई है, तो आपको एनर्जी बनाने की जो खुद की क्षमता है वही कम हो जाएगी। तो कितना पानी पीना चाहिए? 2 से 2.5 लीटर पीना चाहिए, और हो सके तो गुनगुना पानी पीजिए, क्योंकि अगर आप ठंडा पानी पीते हैं
तो उसको बॉडी अपने आप गर्म करेगी 37 डिग्री पे, तो उसको और हीट पैदा करना होगा ताकि हो सके। तो इसलिए गरम गरम पानी पिए, इससे आपको कंफर्ट भी ज्यादा महसूस होगा, आपको मानसिक रूप से एक कंफर्ट लेवल भी मिलेगा। इसीलिए लोग, जैसे मैं बात करते करते गर्म कॉफी पीता रहता हूँ, इससे एक तरह से गर्मी का एहसास होता रहता है और आप हाइड्रेट होते रहते हैं। इसलिए कुछ कुछ चीज पीते रहिए जो कि गर्मी देती हो और वो नेचुरल हो। पानी हो, सूप पिए, दाल का पानी पिए जो कि गर्म हो, ये आपके लिए बेहतर है। और एक मुद्दे पे और आऊंगा थोड़ी देर बाद। दूसरा चीज क्या आप कर सकते हैं जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहे। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाना पड़ेगा, स्पेशली टांगों का सर्कुलेशन। कहते हैं ना, लोग आते हैं, अरे डॉक्टर साहब टांग एकदम ठंडे पड़ गए, मैं क्या करूं, चला ही नहीं जाता। इसका दो तरीका है। एक, मसाज कीजिए, गुनगुने तेल से मसाज कीजिए, इससे आपका ब्लड सप्लाई बढ़ेगा, आपकी लिम्फेटिक सप्लाई बढ़ेगी, तो गर्माहट आपको मिलेगी आपकी बॉडी को। तो इससे आपके नसों को, मांसपेशियों को भी एक तरह से बल मिलता है, उसकी जो अकड़ाहट है वो कम हो जाती है। कई लोग आके ये भी सवाल पूछते हैं कौन सा तेल लगाएं, तो इसका भी जवाब हम दे सकते हैं। साधारण तेल हर एक क्षेत्र के अलग के लिए अलग है। दक्षिण भारत में आपको नारियल का तेल मिलेगा, कुछ भाग तिल का तेल इस्तेमाल करता है, नॉर्थ का भाग अ, सरसों का तेल का इस्तेमाल करता है। अगर आप कश्मीर चले जाएंगे तो वो कहेंगे हम आलमंड का तेल इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप चले जाएंगे इटली में तो कहेंगे ओलिव ऑयल। ये सब साधारण तेल है। सभी तेल को हल्का गुनगुना करके आप मालिश करके अपनी मांसपेशियों की गर्माहट को पैदा कर सकते हैं। ये आर्टिफिशियली है। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हमको कुछ और भी चाहिए, तो वो स्पेशल ऑयल जैसे यूकलिप्टस का ऑयल, पेपरमेंट ऑयल, ये महंगे तेल है, लेवेंडर ऑयल या रोजमेरी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कहूंगा इसकी थोड़ी सी मात्रा आप अपने साधारण तेल में लगा के इसी को गर्म करके आप करें, तो आपकी बॉडी के अंदर में तापमान बढ़ाने की क्षमता खुद ब खुद बढ़ जाएगी। इसमें आपने अभी तक कुछ नहीं किया, आपने केवल गुनगुना पानी पिया है अभी तक और अपने आप को मसाज किया है। इसलिए मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि छोटे बच्चे और बूढ़ों के लिए जरूरी है वो मसाज करें। आप कोई ना करने वाला मिले कोई दिक्कत नहीं है, खुद से करें। दूसरी चीज जो आपको समझना पड़ेगा वो है विटामिन डी। विटामिन डी लेने से, ये विटामिन नहीं है, ये एक तरह का हार्मोन है जिसको हम लोगों ने विटामिन डी का नाम दे दिया, और चूंकि गलती से नाम विटामिन पड़ गया है तो ये विटामिन ही रहेगा। लेकिन ये एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी की गतिविधि को प्रदान करता है। मसल की एक्टिविटी के लिए या बोन की एक्टिविटी यानी मांसपेशी और हड्डी की एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर विटामिन डी कम रहता है तो शरीर में कैल्शियम कम रहता है, अगर शरीर में कैल्शियम कम रहता है तो मांसपेशी को कैल्शियम कम मिलता है, तो वो कम काम करती है। तो मांसपेशी को अगर काम कराना है ताकि हीट बन सके यानी गर्मी पैदा हो सके, तो आपको विटामिन डी लेना पड़ेगा। और विटामिन डी लेने का साधारण तरीका तो धूप है। लेकिन हम इतने जब कपड़े पहन लेंगे आगे से पीछे ऊपर से नीचे और फिर धूप में बैठेंगे, तो आपको विटामिन डी ज्यादा मिलना मिलना है नहीं। और मैं ये नहीं कह सकता कि ठंडक के दिन में आप कपड़े खोल के धूप में बैठ जाइए, क्योंकि फिर आपको ठंडक लग सकती है। तो ऐसे में साधारण 25 रुपए से लेके 75 रुपए के बीच में या 20 रुपए से लेके 75 रुपए के बीच में तरह तरह के विटामिन डी मिलते हैं। इनकी एक तयशुदा मात्रा एक इंसान को जरूर लेना चाहिए, और इसको लेने से बहुत फायदा होता है। इससे आपकी मसल की एक्टिविटी बढ़ने में बहुत ज्यादा फायदा। विटामिन डी चूंकि मैंने कहा हार्मोन है, ये आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, और इम्यूनिटी बढ़ाने की वजह से आपको ठंडक के दिन में निमोनिया जैसी बीमारी को भी ये कम करता है। आपकी हड्डी भी मजबूत रहती है। अगर आपका विटामिन डी आपको लगे कम है, आप थके थके रहते हैं और करना तो चाहते हैं सब कुछ, एक्सरसाइज भी करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो विटामिन डी के लिए आप टेस्ट भी करा सकते हैं, डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। बहुत ज्यादा में ये विटामिन डी मत लीजिएगा, ये खराबी भी कर सकते हैं। अब आ जाए कि हम विटामिन डी तो अपने खाने पीने से भी ले सकते हैं। हाँ जी, ले सकते हैं। दूध में होता है, थोड़ी सी मात्रा होती है। 1 लीटर दूध में 200 यूनिट विटामिन डी होती है। अगर आपको चाहिए 1000 यूनिट, तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना दूध पीना होगा। 5 लीटर। धरती पे इतना दूध है नहीं। अगर ये आप करने लगेंगे तो दूध की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। तो धूप का इस्तेमाल करें, दूध जरूर लें। कुछ भोजन है जैसे पनीर है, दूध से बनी हुई कोई भी चीज में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में रहती है। कुछ चीजें मानी गई हैं कि इनमें गठिया से लड़ने की क्षमता हो है और ये गर्मी देती है। इसको अंग्रेजों ने नया नाम दिया है, उसको कहते हैं सुपर फूड है। ये सुपर फूड हमारे देश में, हमारी धरती पे इसको कई सालों से लोग जानते थे, इसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे क्योंकि हमारे आम खाने पीने की चीज थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम एंटी इन्फ्लामेटरी कंपोनेंट्स इन डेली डाइट कहते हैं। ये यानी ये आपकी गठिया को भी कम करती है और ये गर्माहट भी देती है। ये क्या चीजें हैं? जिंजर, अदरक,
पूरा हिंदुस्तान सुबह सुबह अदरक को घिस रहा होता है अपनी चाय के लिए आजकल, क्योंकि ये गर्माहट देती है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। टर्मरिक, हल्दी, हजारों साल से नहीं, हजारों हजारों साल से हम ले रहे हैं। ये हमारे खाने का सबसे जरूरी पहलू। कोई सब्जी और कोई दाल नहीं बन सकती बिना इस हल्दी के। चिली हमारे देश का तो चीज था नहीं चिली। चिली तो हमारे विदेशों से आया, लेकिन जो आपकी मिर्च है ये हमारी लिए काफी अच्छी चीज है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। लेकिन हमारे देश में पेपर होता है, पेपर, ब्लैक पेपर, ये जो काली मिर्च जिसे कहते हैं, ये इस्तेमाल करें। पुदीने का इस्तेमाल करें। ये सारी चीजें आम सब्जियों का में डालने वाली चीजें हैं। ये आपको गर्माहट देती है और आपकी गठिया को कम करती है। और आप हो सके तो जितनी भी रंगीन तरह की सब्जियां और फल होते हैं उसको जरूर खाएं। कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, कुछ आपको बताऊंगा। जैसे ब्लूबेरीज, अब ब्लूबेरीज हमारे देश में तो कम होता है, ब्लैकबेरीज भी कम होता है, चेरीज भी कम होता है। हम ट्रॉपिकल कंट्री में आते हैं, लेकिन ये चीजें हैं जो कि आपको फायदा करेंगी। ब्रोकोली, केल, स्पिनच, ये हमारे देश में कम होते हैं। स्पिनच यानी जो हमारी पालक की साग है, ये तो खूब होता है, प्लीज इसको खाएं। कुछ लोग अगर पसंद करते हैं तो मछली का इस्तेमाल करें, इससे भी विटामिन डी और एंटी इन्फ्लामेटरी कंपोनेंट मिलता है। लेकिन नट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे देश में खूब मिल जाती है। हालांकि महंगे हैं, अगर आपको पसंद है तो जरूर खाएं। सीड्स खा सकते हैं। किसी भी प्रकार का बीज जो होता है वो ताकत का स्रोत होता है, क्योंकि उसी से पौधा पैदा होता है, तो उसके अंदर कंजर्व्ड एनर्जी होती है। तो आप कहें कि हम तरबूज और खरबूज के भी बीज खाना चाहें तो हम कहेंगे जरूर खाएं। सूरजमुखी के बीज खाना चाहें मैं जरूर खाएं। इसमें बहुत ज्यादा एंटी इन्फ्लामेटरी कंपोनेंट होता है। लेकिन जो चीज नहीं लेनी चाहिए वो है एक्सेसिव शुगर, यानी चीनी का इस्तेमाल ना करें। जब मैं कहा कि मैं कॉफी पी रहा हूं तो ये काली कॉफी है, इसके अंदर कोई चीनी नहीं है, कोई गुड़ नहीं है, कोई शक्कर नहीं है। लोग बड़े बड़े भिन्न भिन्न तरीके से बहाने लेके आते हैं, चीनी खाने का मन करता है, शक्करपारे खा रहे होते हैं। ये सब नहीं चलेगा। ये शुगर खाने से गठिया बढ़ती है और ज्यादा नमक खाने से भी गठिया बढ़ती है। तो दोनों चीज को आपको रोकना पड़ेगा। प्रोसेस्ड फूड में तो नमक भी ज्यादा होती है, चीनी भी ज्यादा होती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैम जेलीज। ये जैम जेली में होता क्या है, 50 से 60% तो चीनी होती है। अगर आप कहते हैं कि हम मायोनीज लेते हैं या कुछ सिरप, वो केचप लेते हैं, उसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है, नमक बहुत ज्यादा होता है। अगर आप कहते हैं हम लेज खाते हैं तो वो तला हुआ भी है, उसमें नमक भी ज्यादा है। ये आपको अवॉइड करना है, इससे आपकी गठिया बढ़ेगी। और सबसे बड़ी जो मिथ्या है वो है शराब। कई लोग आके कहते हैं 2 ढक्कन में ब्रांडी ले लूं। एकदम मूर्खता है। ये शराब पीने से पेरिफेरल वेजोडायलेशन होगा और हीट लॉस होगी। आप कृपया शराब के चक्कर में ना पड़े। गठिया के पेशेंट को जब शराब की लत पड़ जाएगी, वो गठिया की दवा भी नहीं खाएंगे, शराब की लत में आदत होने की वजह से अपने शरीर को खराब करेंगे। इसलिए आग्रह है कि कम से कम ये जो मिथ्या है इसको उठा के फेंक दे। ये एकदम गलत है। अब बहुत ज्यादा जरूरी है कि कपड़े पहने, और खाली कपड़े ना पहने, उसको लेयर्स में पहने। आप जो भी कपड़े पहनते हैं, ये जरूरी नहीं है कि बहुत महंगे कपड़े पहनेंगे तो गर्माहट आएगी। आपको लेयर में पहनना पड़ेगा। कॉटन हो चाहे वूल हो, ऊनी हो या आपका साधारण कॉटन हो, अगर 2-3 लेयर में करके पहनेंगे तो 2 लेयर के बीच में हवा ट्रैप हो जाती है, यानी हवा रुकी रहती है। इससे आपकी गर्माहट बाहर नहीं निकलती है। गांव देहात के लोग के पास इतने संसाधन नहीं होते, वो 2-3 लेयर का खाली कपड़ा पहन लेते हैं। एक अंदर में टाइट, वो बंडी कहते हैं, उसके ऊपर एक पहन लेते हैं कुर्ता। तो कहते हैं कि हमें तो उतनी ठंडक नहीं लगती, क्योंकि उस टाइट बंडी में उनको गर्माहट भी महसूस होती है। वो थोड़ी मोटी होती है, उसके ऊपर कुर्ता भी पहन लिया तो उसके बीच में हवा लॉक हो जाती है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अंदरूनी कपड़ा थोड़ा सा स्लिम वाला पहने। बाहर का कपड़ा आप बल्कि पहन सकते हैं, लेकिन इतना बल्कि, इतना ढीला ढाला भी ना पहने कि आपकी पाँव उलझ जाए और आप गिर पड़े, क्योंकि आपकी मांसपेशियां उतनी काम नहीं कर रही है ठंड के दिन। तो आप गिरेंगे तो चोट लगेगी, और चोट लगेगी तो बहुत ज्यादा महसूस भी होगी ठंड के दिन। और जरूरी चीज है कि कहाँ से हमारी हीट ज्यादा निकलती है। ये कान जो है बहुत जल्दी हीट लूज करता है, सर बहुत ज्यादा हीट लूज करता है। इसलिए आप गर्मी में दौड़ते हैं तो पसीना यहाँ से खूब निकलता है। क्यों? यहाँ पे बहुत ज्यादा आपकी हीट लूजिंग कैपेसिटी, तो इसलिए आपको टोपी पहनना चाहिए, आपको ग्लव्स पहनना चाहिए, क्योंकि हाथ से भी हीट बहुत ज्यादा लूज होता है। आप क्या करते हैं जब टच करते हैं किसी पेशेंट को, जब छूते हैं तो क्या गर्माहट हाथों से पकड़ते हैं। ये बहुत सेंसिटिव है, यहाँ ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है, तो यहाँ से लूज हम हीट भी बहुत ज्यादा आप लूज करते हैं।
तो ऐसे में आप ग्लव्स पहने, स्कार्फ पहने इस जगह के गले को, टोपी पहने, ओवरकोट पहने अगर बहुत ज्यादा ठंडक है, जूते पहनने की कोशिश कीजिए, नंगे पांव नहीं रहिए। हो सके आप ऊनी जो मोजे जिसे कहते हैं वो पहने। ये करने से आपको एक गर्माहट मिलेगी। इसके बिना आप शायद गठिया के साथ जी रहे हैं तो बहुत मुश्किल होती है। आपको कपड़े पसंद नहीं हो, कई लोग आके कहते हैं मुझे कपड़ा पहनना पसंद नहीं आता, मुझे बहुत दम घुटता है। तो मैं फिर हंसने लगता हूँ कि ये आप दम घोटेंगे इसी तरह से कपड़े हटा के, तो आप कंफर्ट जोन में नहीं है, आप डिस्कम्फर्ट जोन में है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इतना हमने अगर आपको पहना दिया तो आप एक्सरसाइज कैसे करें? अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो मांसपेशियां चलेंगी नहीं, मांसपेशियां चलेंगी नहीं तो गर्माहट पैदा नहीं होगी, और गर्माहट पैदा नहीं होगी तो जॉइंट का दर्द बढ़ता हुआ महसूस होगा। आपको किसी भी तरह से अपनी सर्कुलेशन बढ़ानी है, और सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए क्या करना है? चलना है। आप एक्सरसाइज करने के पहले सबसे पहले घर में चलना स्टार्ट करें, क्योंकि चलने से आपकी पहले बॉडी की टेम्परेचर धीरे-धीरे बढ़ेगी, और जब वो पूरी बढ़े तभी एक्सरसाइज करना है, वरना आपकी मांसपेशियां खिंच जाएंगी। आप घर से कपड़े पूरे पहने और सीधे नीचे जाएं, अपने सोसाइटी में दौड़ना स्टार्ट कीजिए। अचानक मसल जो कड़ी पड़ी है उसको दौड़ा देंगे, फट से वो उसी जगह दर्द के साथ वो अटक सी जाएगी। ये गलती कतई ना करें, यानी वार्म अप करें, और ठंड के दिन में वार्म अप करने में टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आपको गर्मी में 10 मिनट में वार्म अप होते तो हो सकता है यहाँ 15 से 20 मिनट लगे। धीरे धीरे चलें, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएं। कोई भी एक्टिविटी जल्दी जल्दी ना करें ठंड के दिन। चलने से एक और काम बहुत अच्छा होता है। आपकी बॉडी की जब सर्कुलेशन बढ़ती है तो जो जोड़ों के अंदर में एक लिक्विड बनती है जिसकी वजह से जोड़ बड़े आराम से मूव करते हैं, उसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। वो ज्यादा मात्रा में बनती है, और ज्यादा मात्रा में जब बनेगी तो आपको चलने में आसानी होगी। तो ये ऐसा करें। चलने से एक और चीज बहुत अच्छा महसूस होगा, वो है आपकी बॉडी के अंदर से कुछ हार्मोन बनते हैं जो कि एंटी इंफ्लामेटरी है। ये कोई दवा नहीं है, ये दवा से ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपके शरीर बनाती है, और उसी से आपकी गठिया भी ठीक होती है। इसको हैप्पी हार्मोन कहते हैं, खुश रखता है आपको। इसका नाम है एंडोर्फिन, डोपामिन और सेरोटोनिन। इसी बात बात में एक एक व्यक्ति जो गठिया से ग्रसित है उसकी कहानी मुझे याद आती है। कुछ ही दिन पहले की बात है। गंदे से गठिया से ग्रसित था, थोड़ा सा मोटा था। बहुत बोलने पे वो एक चीज समझ गया कि डॉक्टर साहब अपनी बात पे अड़ गए हैं कि हमको एक्सरसाइज करना है। मैंने कहा भाई आप एक साइकिल खरीदो, साइकिल चलाओ। उस पेशेंट का नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन उस पेशेंट की को हमेशा याद करता हूँ। उसने वो चीज दिखाया मुझे, या वो चीज उसने मुझे पढ़ाई कि डॉक्टर साहब आपके बोलने से मैं इतनी बात समझ गया कि मैं गठिया कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। वो हर दिन 30 किलोमीटर साइकिल चलाता है और अपनी बॉडी को फिट रखता है, दवा की रिक्वायरमेंट आधी कर चुका है। तो आप अपनी टांगों को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसको करने से ही आपको गर्मी मिलेगी, और जब भी कीजिए कम से कम गिनिए 10 बार इस दाहिने को किया, 10 बार बाएं को किया, फिर 10 बार दाहिने को किया, 10 बार बाएं। एक टीवी सीरियल देखते देखते या अपने कुछ भी देखते देखते आप ये कर सकते हैं। कई बार आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है। काफ को रे, आप खड़े हैं किचन में, अपनी टांगों को भी अंदर बाहर कर सकते हैं। आप खड़े खड़े भी अपने पंजे पे ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज आपकी किसी भी जगह पे की जा सकती है, कोई जरूरत अब मैं ऐसे बैठा हूँ ये भी कर सकता हूँ जी, ये भी हमको गर्माहट दे रहा है, ये मेरी मुट्ठी जो चल रही है, ऐसे ऐसे भी कर रहा हूँ। ये करते रहना चाहिए, क्योंकि आपके हाथों में गठिया बहुत परेशान करता है। अगर आप शोल्डर में ही दर्द है तो अगर आप ऐसे से बैठ के धीरे धीरे करें, कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई, करते रहिए। गर्दन, ये शरीर की जो अकड़ाहट है। अब जैसे मैं बैठा हूँ और मैं खड़े खड़े कई लोगों को ताड़ासन बताता हूँ, बैठे बैठे भी अगर ऐसे करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो रीढ़ की हड्डी का एक एक्सरसाइज होता है। आप दाहिने बाएं, देखिए आपको एक पोजीशन से अवॉइड करना है, आप अकड़ जाते हैं, ये ठंड का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप बाहर निकलें, कई लोग कहते हैं जी हम घर में कर ही नहीं पाते, हमारा घर हमको अच्छा ही नहीं लगता जब तक बाहर ना जाए। बाहर जाने के पहले दो चीजें याद रखें, जैसी जैसी उम्र हो वैसी वैसी चीजें कर लेनी चाहिए। आप यंग हैं कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप अब बीमारी में है, जैसे मैं किसी को कहूँ स्क्लेरोडर्मा नाम का रोग है जिसमें ठंड थोड़ी सी भी लगती है और खून का प्रवाह ही कम हो जाता है, ऐसे लोगों को मैं बाहर जाने की कभी सलाह नहीं दूंगा। लेकिन कई लोग कहते हैं जी नहीं मुझे जाना है, उनको दूसरी तरह का अगर गठिया तो जाएं, लेकिन अपने हाथ पांव को गर्म रखने का पूरा इंतजाम करके जाएं। और आपको रेनॉल्ड्स भी है, आपको शरीर को गर्म भी करना है, तो आप स्पेशल ग्लव्स आती हैं जो स्कीइंग वाले खिलाड़ी जो होते हैं
जहाँ पे बर्फ में एक स्कीइंग होती है, वो -4 -10 की टेम्परेचर को झेल जाता है। वैसी वाली ग्लव्स पहने। और ये भी कहा जाता है कि कुछ लोग ग्लव्स पहनते हैं जिसमें उँगली बाहर की एक्सपोज रहती है। वो वाला ग्लव्स नहीं, आपकी ग्लव्स आपकी इस पोर्शन को कवर करे, ये ज़रूरी है ये पोर्शन का कवर होना। तो वो ग्लव्स जो दिखाने के लिए इसको कई बार साइक्लिस्ट या अ, बाकी लोग पहनते हैं, वो नहीं चाहिए। आपकी मिटन्स उसको कहते हैं, जो पूरी की पूरी हाथ को, उँगली को कवर करती है। बहुत ज़रूरी चीज़ ये भी है कि ठंड के दिन में धूप बहुत पसंद है, लेकिन धूप के कई दुष्परिणाम हो सकते हैं लगातार बैठ के, और इसका कारण मैं बताता हूँ। गठिया के पेशेंट को धूप चाहिए ताकि बॉडी गर्म फील करे, लेकिन कुछ-कुछ गठिया ऐसी होती है जिसमें धूप ज़्यादा मिलने से गठिया ही खराब हो जाती है। उसका कंट्रोल एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसमें से एक एग्ज़ाम्पल है सोरियासिस, स्किन का बीमारी, और एक बीमारी है लूपस। और कुछ लोग को कुछ स्पेशल दवा चल रही होती है जिसका नाम है पेन किलर्स या मिथोट्रेक्सेट। आप धूप में इनको बिठा दिए, पूरा स्किन जल जाएगा। ऐसे में अगर आपको धूप चाहिए तो आपको सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी, और मोटा सनस्क्रीन बार-बार आपको वो बह जाएगा तो फिर से लगाना पड़ेगा। आपको गॉगल्स भी पहनना चाहिए, क्योंकि आँखों में बहुत ज़्यादा धूप पड़ने से आपको मोतियाबिंद हो सकता है। तो ये चीज़ याद रखिए कि धूप ज़रूरी भी है, और कपड़े पहन के ही धूप में बैठें, ताकि जो धूप अंदर से गर्माहट आए तो अंदर ही अंदर रहे। एक और चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है जो समझना पड़ेगा ठंड के दिन में गठिया के पेशेंट्स को। हो सके, अगर आप भूल गए हैं तो निमोनिया का वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिए। ठंड के दिन में निमोनिया बहुत होता है गठिया के पेशेंट्स को, तो वो वायरल निमोनिया का वैक्सीन लगवाएँ, ग्लव्स पहने, और कोशिश कीजिए कि आप बीमार लोगों से दूर रहें, क्योंकि गठिया के पेशेंट्स ऐसे ही इम्यून सिस्टम खराब है, आप बीमार के पीछे बैठेंगे जिनको निमोनिया या कोई इन्फेक्शन है तो और बीमार पड़ेंगे। हो सके, जो किचन में लेडीज़ जाती हैं, वाटरप्रूफ बूट्स, सॉक्स और ग्लव्स पहने। कई ग्लव्स ऐसे भी आ गए हैं आज की तारीख में जो आपको ना केवल गर्मी देते हैं, आप उसमें घर का कामकाज भी कर सकते हैं, वो वाटरप्रूफ है। तो खोजिए, ढूँढिए, वो चीज़ आपको मिल जाएगा। तो आप ये नहीं कह सकते घर का काम कौन करेगा, अब तो काम करने वाली भी नहीं आती है जी ये कोरोना वायरस में। आपको वाटरप्रूफिंग बूट्स, सॉक्स भी मिल जाएगी। थर्मल अंडर क्लोथिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेगिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप एक्सरसाइज करें, पहले ब्रिस्क वॉक करें, उसके बाद जब ब्लड फ्लो बढ़ जाए 10-15 डिग्री, एक बहुत अच्छा फंडा है, उसको समझ लें। बेसिक रूल है थंब का, कि 10 मिनट आपको गर्माहट के लिए देना पड़ेगा अगर आपकी आसपास का तापमान 45 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, सेंटीग्रेड की बात नहीं हो रही है। और हर 10 डिग्री फ़ारेनहाइट 45 से कम हो, यानी 35 से कम हो जाए, 10 डिग्री यानी 25 पे आ जाए, तो आपको 5 मिनट और देना पड़ेगा। ऐसे करके आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए, इसका कैलकुलेशन तो मैंने करके आपको बताया नहीं है, लेकिन आप मोटा-मोटी याद रखिए 35 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 10 मिनट का मिनिमम वार्मिंग। 35 से 10 नीचे और गया 25 तो 15 मिनट, 25 से 10 नीचे और गया 15, तो उसमें 5 मिनट और जोड़, यानी 20 मिनट। तो जैसे-जैसे ठंडक बढ़े आपकी वार्मिंग उतनी ही बढ़ेगी। अपने घर में बैठे-बैठे कुछ और भी कर सकते हैं। कुछ वेट एक्सरसाइज करें, पुशअप्स करें, डिप्स करें, स्क्वाट्स करें, लंजेस करें, बाइसिकल क्रंचेस करें। ये सब आप कहीं बैठे-बैठे कर सकते हैं, जैसे-जैसे आपकी शरीर अलाउ करे। तो ये मोटा-मोटी ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने एक्सरसाइज के लिए बताई, या आपको गर्माहट के लिए बताई। ये आपकी गठिया में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। गर्म पानी से स्नान, ठंडे पानी से स्नान ना करें, क्योंकि आपकी बॉडी एकदम ठंडी हो जाएगी, अकड़ जाएगी। कोशिश कीजिए कि सोफ़ा पे कम से कम बैठें, ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं। आप घर में चलते रहें, मूव करते रहें। ठंड में बहुत ज़्यादा देर के लिए ना जाएँ। घर में 4 लोग आए हैं, उनको छोड़ने के लिए नीचे जाते हैं और ठंड में खड़े हो जाते हैं, 20 मिनट उनसे फिर बतियाते हैं। ये उचित तरीका नहीं है। ये टाटा बाय-बाय कह उस घर के दरवाजे पे ही हो जाना चाहिए, और कह सकते हैं कि हमें ठंड ज़्यादा लगती है, धन्यवाद आने का अगर वो आए हैं तो। और अपने आप को गर्म रखें। अगर बाहर जाना ही है उनको ड्रॉप करने के लिए, पूरा कपड़ा पूरा लबादा पहन के जाएँ। ये भी याद रखना है, जब आपका घर का सारा शीशा, दरवाज़ा बंद रहता है, आप ठंड से बचने की कोशिश करते हैं, तो आपकी हाइटेंड सेंसरी सेंसिटिविटी होती है। थोड़ा-सा भी ठंडी हवा आएगी, तो आपको एकदम दिक्कत हो जाएगी। तो ये चाहिए कि आप अपने घर को एकदम लॉक रखें। ओवर ड्रेसिंग से भी बचें,
कि अगर बहुत ओवर ड्रेसिंग कर लेंगे तो अंदर पसीना भी हो जाएगा, पसीना हो गया तो फिर आपको दिक्कत होगी। अपनी हीटिंग का तापमान फिक्स रखिए, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन मत डालिए। आप कोशिश कीजिए कि अपने कमरे का तापमान 25 से 27 डिग्री रखें, ये ना कि 35 डिग्री करें, क्योंकि एक कमरे से दूसरे कमरे में अगर वो जहाँ नहीं चल रहा है बहुत ज्यादा टेम्परेचर का डिप होगा तो आपको दिक्कत होगी। तो मोटा मोटी आपको एक कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए 25 से 27 डिग्री। फिर से अपनी ही बात को दोबारा याद दिलाऊंगा। और क्या कर सकते हैं? अप्लाई हीट। हीट के लिए मैंने बताया तेल, गर्म पानी का स्नान, अपने आप को गर्म रखना। खूब चलिए, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी मत कीजिए, नहीं तो आपका हीट लॉस भी बहुत ज्यादा होगा, कि बहुत ओवर हीटेड होंगे, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगा। तो एक्टिविटी करना है, लेकिन लगातार स्ट्रेनुअस एक्टिविटी नहीं करना है, खूब पसीना है। हाइड्रेटेड, खूब पानी पीते रहें, अपने आप को कोशिश कीजिए कि आपकी मसल स्टिफ ना हो। और थेरा, ये जो आपकी वैक्स होती है, वैक्स का भी आप कुछ कर लगा सकते हैं अगर गर्मी। अब मोटा मोटी कुछ और रोगों के बारे में बात करेंगे। केवल गठिया के ही रोगी नहीं, कुछ गठिया के अलावा भी रोगी होते हैं जिनको टांगों में दर्द होती है। और ये टांगों का दर्द मैंने इसलिए लाया है कि हर एक पेशेंट जिसको टांगों में दर्द हो रहा है वो गठिया का नहीं है। कुछ लोगों को खून की सप्लाई में कमी हो जाती है क्योंकि उनकी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और लेग पेन होता है, रात भर परेशान होते हैं। कृपया अपने पाँव को गर्म रखें ताकि ब्लड सप्लाई हो सके। चोटों से बचें। बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करेंगे, पता चला कि आप स्किपिंग कर रहे हैं, अपने आप को गर्म करने के लिए पता चला कि स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया पाँव की छोटी हड्डी में। चोट से हर हालत में बचें। एक्टिविटी करते रहें। एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है जो कि लोगों को समझ लेना चाहिए कि पोटेशियम और मैग्नीशियम चाहिए आपकी मसल्स की एक्टिविटी के लिए, खाली कैल्शियम नहीं चाहिए। तो ये पोटेशियम अपने भोजन में बढ़ाएँ। पोटेशियम आपको कोकोनट में या संतरे में मिलेगा, तो ठंड के दिन में संतरा का सेवन करें। ये मत कहिए कि ठंडक लग जाती है या नारियल पानी से दिक्कत होती है, पोटेशियम बहुत अच्छा है उसमें। मैग्नीशियम का इस्तेमाल करें। तो कुछ ऐसे कंडीशन है जिसमें आपको अपने आप को गर्म रखना है, स्पेशली अपने टाँगों को। डायबिटिक है, sciatica है, ये भी बहुत दर्द का कारण बनता है। तो दर्द के सारे कारण गठिया से नहीं है, बाकी बहुत सारे रोग हैं। sciatica के पेशेंट्स की ठंड में और दिक्कत होती है क्योंकि हम जब रात को सोते हैं तो छोटे बच्चे की तरह ठंड में एकदम दुबक के सोते हैं फीटल पोजीशनिंग में, तो और कमर अकड़ जाती है। इसलिए ये कमर की अकड़ाहट और sciatica का दर्द कम करना है तो कोशिश करें सीधे सोने की या एक ऑप्टिमम तरीके से सोएं। तो ऐसे में तापमान गर्म रखना है। अब आ जाते हैं एक भयंकर रोग जिसको रेनॉल्ड्स फिनोमेना कहते हैं, जो ठंडक में एक स्पेशल गठिया होती है, कई लोग को होता है। हाथ एकदम ठंडे हो जाते हैं, सफेद, फिर नीले, फिर लाल हो जाते हैं, फिर कई लोग को घाव हो जाता है। इसको रेनॉल्ड्स फिनोमेना कहते हैं, ठंड में होता है। और उन लोगों में खूब होता है जो ग्लव्स नहीं पहनते और ठंडे पानी में खूब काम करते हैं। और कुछ रोगों में ही होता है जो कि गठिया के रोग हैं, जिनको हम कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर कहते हैं। और ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति है जो ठंड में ही आती है और ये केवल ठंड के एक्सपोजर से होती है। ऐसे में खून की नलियां एकदम सिकुड़ जाती हैं जो यहाँ पे होती हैं, इसलिए आपको ब्लड सप्लाई नहीं होता और घाव तक हो जाता है। कई लोग का गैंग्रीन हो जाता है, बहुत ही पेनफुल है। इससे बचने का एक ही तरीका है, ठंड से बचाओ। कई लोग को मैं कहता हूँ कि कुछ नहीं समझ में आ रहा, अपने हाथ को अपने बगल में डाल के ऐसे रहो क्योंकि आपके हाथ ठंडे हो गए हैं, आपको गर्म रखना है। अपने पॉकेट के अंदर डाल दीजिए ताकि हाथ, ग्लव्स पहने, ये छोटी-छोटी चीजें हैं। तो ऐसी इन छोटी-छोटी बातों को करते-करते हम ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे हम चाहेंगे कि आप अपनी समस्या या आपके जो डाउट्स हैं वो ज़रूर आएँ, ताकि मैं आपकी बात समझ सकूँ और आपसे इंटरैक्ट कर सकूँ, क्योंकि ये उम, टू वे टॉपिक होना चाहिए। थैंक यू सर। विषय की गहराई से व्याख्या करके और सर्दियों में गठिया की देखभाल के संबंधी सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए धन्यवाद सर। अभी मैं सभी श्रोताओं से अनुरोध करूंगा कि अगर उन्हें कोई क्वेश्चन होंगे तो वो प्लीज क्यूएन बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन एंड आंसर देख रहा हूँ और मैं नाम जल्दी बताऊँगा नहीं, और मैं सभी को धन्यवाद दूँगा जिन्होंने अपनी-अपनी दिक्कतें बताई हैं। तो मैं सबसे नीचे के सवाल को सबसे पहले ले रहा हूँ, फिर ऊपर आता जाऊँगा। मुझे खड़े होने में मेरा घुटना अकड़ने लगता है और घुटने के पीछे नीचे बहुत दर्द होता है। उसी साइड के हिप में भी बहुत दर्द होता है। चलना मुश्किल हो जाता है। यही है अकड़ाहट। ये मसल अकड़ गए हैं। आपको हैमस्ट्रिंग मसल जिसे कहते हैं,
वो अकड़ी हुई है। हैमस्ट्रिंग आपके घुटने के पीछे से ऊपर से नीचे आने वाली मसल है और आईटी बैंड। इसका सिर्फ एक ही निवारण है, इनकी स्ट्रेचिंग करें, उनकी गर्माहट, और यही इसका इलाज है। आप पेन किलर हमसे लिखवा सकते हैं, लेकिन वो कितने दिन तक, बड़ी मुश्किल हो। तो मैं यही कहूंगा कि एक्सरसाइज खुद से करना है, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट आपको सिखाएं स्ट्रेचिंग कैसे करना है, क्योंकि बहुत तेजी से स्ट्रेचिंग करने से भी चोट लगती है। पोस्चर सही करना है। आप गलत तरीके से अगर आप बैठेंगे तो दिक्कत होगी। आपको पोस्चर सही रखना है। आप टांग के ऊपर टांग ना रखें, क्योंकि आपकी टांग की मसल अकड़ जाती है, तो ये काम ना करें। बहुत अच्छा सवाल पेशेंट ने पूछा है, कौन सा हीटर इस्तेमाल करें, ऑयल, हैलोजन? बड़ा डिफिकल्ट सवाल है, इसका मेडिकल एनालिसिस तो मैं नहीं बता पाऊंगा। आपको तापमान गर्म रखना है। तो जैसे जैसे समय बदला, लोगों के पास चीजें बदली। पुराने जमाने में तो कुछ नहीं होता था, लकड़ी जला के अलाव से हीट करते थे, वो उसी से खुश थे। तो मैं तो यही कहूंगा, जिस चीज से आप कंफर्ट पाते हैं, जो आपके संसाधन में आता है, बस वही एक आपके लिए अच्छी चीज है। लेकिन हीटर लगातार ऑन करने से एक चीज होगी, कमरे का की आर्द्रता कम हो जाएगी, तो नाक से खून बहता है कई लोगों का और चमड़े फटने लगते हैं। तो ये भी कोशिश कीजिएगा कि कमरे के अंदर में ह्यूमिडिटी हो, तो एक तस्तरी में पानी डाल दीजिए जो चौड़ी हो, जिससे गर्माहट की वजह से जो भाप बने वो उसी कमरे में लॉक इन रहे। इसको करने से अच्छा ही रहे। दूसरा चीज, अगर आप रूम को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे, तो कई बार कुछ गैसेस निकलते हैं इस गर्माहट से, वो आपके शरीर के लिए अच्छे नहीं है। अगर आप हिंदी भाषा में, जहां से मैं आता हूँ, आप बोरसी कहते हैं, अलाव कहते हैं, वो कमरे में जला दें और छोड़ दें और कमरे बंद करते, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है। तो ये भी मैं चाहूंगा कि ऐसा ना हो, इससे बचें। तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा था रश्मि जी ने। तो कुछ कुछ चीजें मैं इसमें बता दूंगा कि ऐसे करना है। देखिए, ऑयल हीटर का एक और फायदा है, उससे आपके बच्चे उसको टच भी करेंगे तो हाथ वहां जलता नहीं है और इलेक्ट्रिकल करंट नहीं लगता है। ये भी एक फायदा है, लेकिन वो कई गुना महंगा होता है, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। कुछ सवाल हैं ऐसे जो कि सभी को पता है कि इस टॉपिक से नहीं रिलेटेड है, फिर भी पूछा गया, मैं जवाब दूंगा। फॉलीट्रैक से क्या लिवर किडनी पर असर होता है? किडनी पे नहीं होता, लिवर पे होता है, इसीलिए हम ब्लड मॉनिटरिंग करते हैं। इसलिए आप इसको लगातार जब खा रहे हो तो अपने डॉक्टर के पास 3-3 महीने पे ब्लड टेस्ट करा के जाएं। बिना टेस्ट के इन दवाओं को खाने का कोई फायदा नहीं है, आप अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि आपको मॉनिटरिंग नहीं पता है। मॉनिटरिंग करना जरूरी है। सब्जी जैसे हमारी माता जी बनाती हो या वाइफ बनाती हो या मैं बनाऊं, वो तो चलाना पड़ता है, नहीं तो जल जाएगा। इसलिए दवा खाते वक्त उसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। उमेश जी का सवाल, टांगों में दर्द है, कितनी बार दे सकते हैं? एक बार जरूर दिखा लेना चाहिए कि दर्द का कारण क्या है। दर्द की दवा अगर है तो शायद इन्फ्लामेशन चल रहा हो, इसलिए मैं उमेश जी यही कहूंगा, अगर दर्द बढ़ रही है आके दिखाएं। सुरेंद्र जी का क्वेश्चन, मेरे जोड़ों में दर्द बढ़ गया है, क्या करूं? जरूर आपका गठिया बढ़ रहा है, प्लीज दिखाएं। कानपुर से जीनत जी ने पूछा है, मेरी घुटने में दर्द होता है जब मैं रात को सोती हूँ। बहुत सिंपल सा सवाल है मैडम, जहां तक मुझे याद है आपके घुटने धीरे 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 गठिया में खराब हो गए हैं, इसलिए एक्टिविटी जरूरी है, वेट रिडक्शन जरूरी है। वजन कम 5 kg भी कम होगा तो आपको राहत मिलेगी। एक्सरसाइजेस करने से बहुत राहत मिलती है, घुटने के एक्सरसाइज करें। मंजू जी का भी यही सवाल था कि लेग पेन हो रहा है, बाएं बाएं तरफ क्या करें? लेग पेन के बहुत सारे कारण है, मैंने एक लिस्ट बनाई थी, उसमें मांसपेशियों का अकड़ना, घुटने का खराब होना, खून की सप्लाई का खराब होना, जिसको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज कहते हैं, डायबिटिक का होना, ये सारे कारण। अग्रवाल साहब बहुत खुश हैं, उनकी वाइफ हमारी पुरानी पेशेंट है, बहुत अच्छा कर रही है, तो मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ जब ये खबर पढ़ पाता हूँ। रवि जी की ने शुक्रिया किया है कि आप मार्गदर्शन होने से लोगों का फायदा होता है। ये हमारा बेसिक काम है, डॉक्टर का बेसिक काम है अगले का की भलाई सोचना। सभी डॉक्टर यही चाहते हैं उनके पेशेंट बेहतर करें, बहुत बेहतर करें। एक किसी ने पूछा है स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बताएं। तो स्पॉन्डिलाइटिस देखिए रीढ़ की हड्डी का गठिया है। स्पॉन्डिलाइटिस एक तरह का गठिया है जो कि रीढ़ की हड्डी का गठिया है, बड़ा गंभीर हो सकता है, पुरुषों को भी होता है, महिलाओं को होता है, पुरुषों में ज्यादा परेशान करता है।
और इसमें अकड़ाहट हो जाती है। रात को आप सोएंगे तो आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी और कमर एकदम अकड़ जाएगा, सुबह उठ के चलना भी मुश्किल हो जाता है, बहुत ही पेनफुल हो सकता है। और ये प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, यानी रीढ़ की हड्डी का गठिया जब बढ़ता है तो रीढ़ की हड्डी जुड़ जाती है कई बार। तो ऐसे में मैं यही कहूँगा, डॉक्टर से मिले, वो आपको बेसिक एक्स-रे भी कराएँगे, कुछ ब्लड के टेस्ट कराएँगे। उसके बाद निर्धारित करेंगे कि आपको कोई और टेस्ट कराने की ज़रूरत है कि नहीं है, और दवा देंगे और एक्सरसाइज़ ज़रूर बोलेंगे। बिना एक्सरसाइज़ का इसका इलाज मुश्किल नहीं, असंभव है, और दवा भी इसके लिए ज़रूरी है। हालाँकि ये रोग सभी में बहुत खराब नहीं होता है, कुछ लोगों में बहुत ही कष्ट का कारण हो सकता है, ज़िंदगी हिंदी भाषा में नरक बना सकता है, ये इतना पेनफुल हो सकता है। इसलिए समय रहते डॉक्टर से मिलें। सौम्या जी का सवाल था, एसएलई में पेशेंट को ठंड में क्या करना चाहिए? मैंने एक बड़ा अच्छा वर्ड कहा था, विटामिन डी ज़रूर लें, क्योंकि आपको धूप में मैं बैठने नहीं दे सकता, क्योंकि आपकी एसएलई खराब हो सकती है, और अपनी दवा ज़रूर लें और घर में फिज़िकली खूब एक्टिव रहें। ये एसएलई का इलाज है ठंड के दिनों में। धूप से बचते हुए, विटामिन डी लेते हुए, अपनी दवा खाते हुए, डॉक्टर से मिलते रहें, कुछ नहीं होगा आपको, अगर आपने मार्गदर्शन सही तरीके से लिया हो और उसी को फ़ॉलो करा। कई लोग को, जैसे मैंने कहा था, रात में दर्द होना, हमारी बहुत पुरानी पेशेंट गीता जी पटना से पूछ रही हैं कि टाँगों में काफ मसल जिसे कहते हैं, पिंडलियाँ जिसे कहते हैं, उसमें दर्द हो जाता है, क्या करें? इसको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं। ये खून का प्रवाह कम हो जाता है रात में, इसलिए ऐसा होता है। इसलिए पाँव को गर्म रखना ज़रूरी है। मैं तो कहूँगा गर्मी के दिन में भी अपने पाँव के ऊपर कंबल रखें ताकि ब्लड सप्लाई हो। कुछ दवाइयाँ भी होती हैं, जिसको मैं आम भाषा में एक जेनेरिक रूप से बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन वो दवाइयाँ कभी भी मौका मिलता है, जब मुलाकात होगी तो दवा ज़रूर लेना, मैं लिखूँगा, आप ज़रूर लें। बहुत अच्छा सवाल गीता जी का है, बूढ़े लोगों के लिए क्या एक्सरसाइज़? एक एक्सरसाइज़ मैं हमेशा कहूँगा, चाहे कोई भी एज हो, चलने से अच्छा कोई एक्सरसाइज़ नहीं है। चलना एक तरह से पूरी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज़ है, आपकी हार्ट रेट भी बढ़ती है, आपकी लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ती है, आपकी मांसपेशी भी चलती है। इतना करना बहुत इम्पोर्टेंट काम है। जो सबसे छोटा चीज़ है, उस पे हम वैल्यू नहीं देते। हम बड़ी-बड़ी चीज़ों की बात करें, जिम करें, तो कौन से आइसोमेट्रिक करें, तो आइसोटोनिक करें। मैं इन चीज़ों से एकदम कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि इतनी बड़ी-बड़ी बातें क्यों करी जाए। सिंपल काम एक्सरसाइज़, एजेड लोग हैं, घर के अंदर चलें, और घर में कोई भी जो कहते हैं रग्स जिसको कहते हैं, कारपेट जिसको कहते हैं, कालीन ना रखें, क्योंकि इसमें पाँव फँस फँस सकता है। और कोशिश कीजिए घर के अंदर भी जूते पहने, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो जो जूती टाइप का जूता होता है, जिसमें आपके पाँव को बाँधने की ज़रूरत नहीं है, पाँव डालिए और खूब चलते चलते रहिए। बेसिक चीज़ है। और इतना कीजिए कि आपकी घड़ी एक आजकल आती है, उसको स्मार्ट वॉच कहते हैं, ₹1200 में मिलता है, उस स्मार्ट वॉच में 5000 कदम आ जाएँ। इतना करने से बहुत आराम। जोशना जी का बड़ा अच्छा सवाल था, हॉट वाटर बॉटल या पैड? हीट 2 तरह की होती है, और मैं आपको समझाने की कोशिश, सभी लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। अगर हम चावल प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो 5 मिनट में कैसे बन जाता है, और अगर हम एक खुले बर्तन में बनाते हैं तो क्यों 10 मिनट लगता है? स्टीम, स्टीम का तापमान ज़्यादा होता है और वो तापमान ज़्यादा दे सकता है। जब भी कोशिश करें, स्टीम्ड टॉवल का कोशिश करें अपने जोड़ों के ऊपर लपेटने का। स्टीम्ड टॉवल, स्टीम टॉवल करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैं कभी भी किसी पेशेंट को नहीं कहूँगा कि एक मोटा तौलिया लीजिए, पानी में डाल के निचोड़िए, आपके हाथ जल जाएँगे। असंभव तरीका है। इसको करने का 2-3 तरीका है। एक, अगर आपके घर में माइक्रोवेव है, ये एक बड़ी चीज़ है, खर्चीली चीज़ है, मैं उसके बारे में नहीं कहूँगा कि आपके घर में होना चाहिए। जिसके घर में है उसके लिए एक तरीका अलग होगा और बाकी लोग के लिए तरीका अलग होगा। बड़ा सिंपल है। अपने तौलियों पे पानी कुछ कुछ का छिड़काव करें, हल्का गीला करें, उसको तह लगा के माइक्रोवेव में 1 मिनट गरम कर दें। वो इतना स्टीम पैदा कर लेगा कि अपने जोड़ों के ऊपर आप उसको रख सकते हैं और दिन में कई बार कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, एक छोटा-सा प्रेशर कुकर हमारे देश के हर एक घर में होता है। तो प्रेशर कुकर में आधा लीटर, 1 लीटर पानी भरें, जब उसमें उबाल आने लगे, तो इसी तौलिए को उसको ढक्कन के रूप में इस्तेमाल कर लें, एक बार नीचे फिर उसको पलट के ऊपर, तो आप इसके अंदर स्टीम आ जाएगा। अब ये स्टीम टॉवल आप अपने जोड़ों पे लगा लें। ये भी अगर आपको दिक्कत लगता है, तो मैं यही कह सकता हूँ, तब आप ड्राई हीट का इस्तेमाल करें। ये जो ड्राई हीट है, जो आपके बॉटल का है या एक पैड का है, ये ड्राई हीट है। ये स्किन को जलाता है, ये हीट अंदर तक नहीं पहुँचाता है, तो इसमें दिक्कत आती है। मैं इसको थोड़ा-सा वेरीफ़ाई करूँगा। जिम कर सकते हैं, भीम जी अगर पसंद है जिम करना तो एकदम जिम करें, आप यंग हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं।
वर्मा साहब, गाउट का दर्द और रूमेटॉइड का दर्द दोनों ही ठंड में बढ़ जाता है, और ठंड में तो गाउट बहुत ज्यादा आता है, और गाउट आता है तो गाउट की दवा कभी बंद नहीं होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप एक्टिव रहें। कुछ पर्सनल सवाल के हैं जवाब, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा। अब अग्रवाल साहब ने पूछा, फ्लू शॉट्स टू कैन बी टेकन व्हेन वी आर ऑलरेडी ऑन बायोलॉजिक्स। हाँ, बायोलॉजिक्स पे फ्लू शॉट ले सकते हैं। इस पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी आई, बाद में ये समझ में आ गया कि ये कंट्रोवर्सी सही नहीं है। खाली लाइव वैक्सीन नहीं लेना है, जैसे लाइव पोलियो वैक्सीन आप नहीं ले सकते, जो ओरल पोलियो है वो लाइव वैक्सीन है, वो नहीं ले सकते, बाकी फ्लू शॉट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वॉकिंग मशीन पे कर सकते हैं नौशीन जी, घर में जो कुछ हो उसी पे चले। नहीं है वॉकिंग मशीन, घर में ऐसे ही चले। अगर घर में आर्थराइटिस की हिस्ट्री हो तो सजग रहे, मोटे मत होइए, और हल्का सा भी अकड़ाहट वाली दर्द सुबह सुबह होने लगे तो डॉक्टर से मिले। HLA-B27 क्या है? HLA-B27 एक तरह का जीन है, और इस जीन के होने से आर्थराइटिस पनपती है शरीर में, इसीलिए बड़ा गंदा गठिया माना जाता है। और इसकी इसमें इतने ही याद रखना है, जिसको ये दर्द होता है उसको डॉक्टर के पास आके, वो भी रूमेटोलॉजिस्ट, हड्डी के डॉक्टर नहीं, ये हड्डी का बीमारी नहीं है, ये एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें गठिया होता है। अगर मेरी उँगलियां सूज जाए, उसमें बहुत दर्द हो तो क्या करें? अगर उँगली सूज जा रही है और दर्द हो रहा है, पहले तो काम करें, गर्माहट दें, इससे आपकी मुट्ठियां बनने लगेंगी। दूसरा, इसका कारण का पता लगाएं कि क्यों इसमें स्वेलिंग हो रही है। क्या आपकी गठिया की दवा चल रही थी, वो बंद हो गई, या कम हो गई, या आपने बंद कर दिया, या आपको गठिया हो रहा है? तो इसका निवारण एक डॉक्टर के पास जाके ही हो पाएगा। आर्थराइटिस और लूपस क्या है? लूपस एक तरह का आर्थराइटिस है। 100 तरह की गठिया है, उनमें से एक लूपस है, उन्हीं में से एक रूमेटॉइड है, उन्हीं में से एक सोरियाटिक है, उसी में से एक एंकाइलोजिंग है। तो गठिया के तो 100 प्रकार प्रकार होते हैं, गठिया एक साधारण शब्द है। दुबे साहब ने एक सवाल पूछा है कि जलजैंस नाम की दवा लेने के बावजूद भी मुझे दिक्कत हो रही है। आपकी जलजैंस की डोज अभी भी गलत है, दिन भर में 2 गोली खानी चाहिए। अभी आप इवनिंग एंड अल्टरनेट डेज ले रहे हैं, थोड़ी सी डोज कम है, सही डोज में दवा आने से इसका आ जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना है, जलजैंस के अलावा भी कई दवा खानी पड़ती है जलजैंस के साथ। 100 में से 100 लोग पे जलजैंस पूरी तरह से काम करता है, 60% में काम करेगा, 40% पे पूरा काम नहीं करेगा, तो उसमें एक आध दवा और ऐड करनी पड़ेगी। ओह, एक एक रोग है जिसको शॉगरन कहते हैं, बड़ा मुश्किल रोग है जिसमें दांत सड़ने लगते हैं। और ये दांत सड़ने वाली जो गठिया होती है, इसका अगर सही ढंग से इलाज स्टार्टिंग के दिन में ना हो तो बड़ा मुश्किल, बहुत ही मुश्किल है, फिर ये सारे दांत को सड़ा के खराब करके ही रहता है। तो ये कुछ सवाल जो डायरेक्टली मुझसे पूछे गए थे क्वेश्चन एंड आंसर में। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है, गठिया और प्रेगनेंसी का। तो प्रेगनेंसी में गठिया आती है, लूपस जैसी गठिया आती है, रूमेटॉइड तो कम भी हो सकता है 50% में। अ, और उन्होंने कहा कि गठिया के प्रेगनेंसी के दौरान आपने जो दवाइयाँ लिखी उससे आराम है। देखिए, दवा खाने से आराम मिलता है, ये तो उसमें कोई डाउट मत रखिएगा। आपने बहुत अच्छा काम किया है, दवा आप खा रहे हैं, और दवा जैसे-जैसे हम या कोई भी डॉक्टर आपको देते हैं तो प्लीज़ करें। इसको करने से आपको बहुत राहत मिलता रहेगा, और हम यही चाहते हैं कि आपकी गठिया एकदम कंट्रोल्ड रहे शिल्पी। नी के लिए क्या करना चाहिए अगर दर्द हो? तो नी कैप ज़रूर पहने, वो टाइट क्लोथिंग है, गर्माहट भी देती है। उसपे आप जेल भी लगा सकते हैं, आप उसपे ऑयल मसाज भी कर सकते हैं, और चलना भी ज़रूरी है। किसी भी प्रकार का गठिया में रेस्ट नहीं लिखा गया है। अनटिल अनलेस आप बेड बेड बाउंड क्यों ना हो जाएँ, कोशिश करना है गठिया के सभी प्रकार में चलना। चलने से कोई भी गठिया हो, चाहे वो डर्मेटोमायोसाइटिस हो, चाहे सोरियाटिक आर्थराइटिस हो, चाहे लूपस हो, चाहे रूमेटॉइड हो, चाहे एंकाइलोजिंग हो, आप बेहतर रहेंगे। संगीता जी, कौशलेंद्र जी, नमस्कार। सोरियाटिक आर्थराइटिस टफ है, ठंड में और बढ़ जाता है। बहुत नई दवाइयाँ भी आ गई हैं। कोशिश करेंगे अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तो हम उन दवाओं पे आपको डालेंगे, लेकिन बस यही है कि सोरियाटिक आर्थराइटिस में वज़न करना ज़रूरी है, कम करना है और कम करना है। मोटिवेटेड रहना है, गठिया के पेशेंट में डिप्रेशन बहुत जल्दी आ जाती है।
मोटिवेटेड रहना है, खुश रहना है। खुश रहने की भी प्रक्रिया एक तरह से गठिया में आपको सहायता देगी एक्सरसाइज के अलावा। एक्सरसाइज करने से आपको ऐसी ही खुशी मिल जाती है। और पॉजिटिव सोचना है। गठिया के पेशेंट पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तो दिक्कत होती है। ये मेरा एकदम फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है। कई बार पूछता हूँ और क्या, सारे कष्ट पहले बोलो, और फिर ये भी कहता हूँ कि आप घबराते क्यों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दवा लेने से 100% आपकी सारी कष्ट चली जाएगी। इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आप मोटिवेटेड रहेंगे तो आपकी गठिया की लड़ाई में आपको सबसे बड़ा फायदा होगा। डू नॉट लूज योर होप। ये 1 घंटा जो मैं आपके साथ गुजार रहा हूँ इसलिए गुजार रहा हूँ कि आप होप लूज मत करें। अपने आप को हमेशा अपलिफ्टेड रखें। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। चींटी की तरह कितना भी हो जाए, कितना भी कष्ट हो, अपना सामान को यहाँ से वहां ले जाना है तो ले जाना है। बेल्ट लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? देखिए, बेल्ट कुछ समय के लिए बहुत अच्छी चीज है कमर के दर्द की, लेकिन लगातार इस्तेमाल करने से बैक की मसल्स और कमजोर हो जाएगी और आपका कभी गठिया ठीक नहीं होगा। जो रीढ़ की हड्डी का गठिया है या स्पॉन्डिलाइटिस है या स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है, उसके लिए फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज बैठने उठने का तौर तरीका। हाँ, लंबी यात्रा कर रहे हैं तो बैक का बेल्ट लगा लें क्योंकि आपको दिक्कत। डॉक्टर कभी भी भगवान नहीं हो सकते। डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन एक स्टूडेंट और टीचर के रिलेशन की तरह है। स्टूडेंट जब आगे बढ़ता है तो टीचर का सीना चौड़ा होता है, और जब पेशेंट ठीक होते हैं तो डॉक्टर का सीना चौड़ा होता है, उसका भी मनोबल बढ़ता है। तो सारे पेशेंट से अपने 1 घंटा निकालने के लिए मैं सबको धन्यवाद दूंगा, और मैं हमेशा यही कहूंगा, आप ठीक रहते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है और हमें अपने आप पे गर्व होने का मौका मिलता है कि हम आपके काम आए। क्या फ्यूचर में गठिया एसएलई ठीक हो सकता है? सौम्य 2500 तरह की दवा आ रही है और उनसे आपकी गठिया बहुत एसएलई की गठिया बहुत बेहतर हो जाएगी। अभी हम गठिया में एसएलई के ऊपर में जितना रिसर्च होता हुआ देख रहे हैं, उसकी बात ही मैं करना नहीं चाहूंगा। इतना लंबा चौड़ा चैप्टर है, वो कह नहीं सकता। तो एकदम मत घबराना। एसएलई के लिए बहुत तरह की और दवाइयां आ रही हैं, एकदम लूज मत कीजिएगा सौम्य, एंड कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। आप सभी को धन्यवाद और नमस्कार। अगर और कोई सवाल ना हो तो हम नया सवाल आया। डॉक्टर साहब देखिए, बीच में ये गठिया रेखा जी बढ़ता है और घटता है, ये किसी भी तरह से खत्म नहीं होता है। इसको मैनेज करने की जितनी भी तरकीबें हैं वो 100% नहीं है। दोबारा भी लगाने की जरूरत पड़ सकती है, तिबारा लगाने की जरूरत पड़ सकती है अगर घुटने की इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही हो तो। बस ये है कि बहुत ज्यादा घुटना जब खराब हो जाए तो ऑपरेशन ही उसका एक्चुअल इलाज है। अदरवाइज जितना भी कंजर्वेटिव मेथड है उसको तो जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमने सारे सवाल जवाब कर लिए हैं, राइट सर। और मैं सभी लोगों का अभिवादन करता हूँ, सबको धन्यवाद भी देता हूँ। स्टार्टिंग भी अभिवादन से, एंड भी अभिवादन से ही, और धन्यवाद क्योंकि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला, 1 घंटा अपना दिया है। किसी ने पूछा फॉलीट्रैक्स स्टीरॉयड तो नहीं है? अरे कतई नहीं स्टीरॉयड है, फॉलीट्रैक्स कतई भी स्टीरॉयड नहीं है। जिसने भी ये जानकारी दी है आपको गलत दिया है। हिंदी वर्ड है, बरगलाया जा रहा है। फॉलीट्रैक्स गठिया की सबसे अच्छी दवा है, इससे गठिया रुक जाता है, या रोकने में की सबसे अच्छी दवा है। सवाल पूछा गया है यूरिक एसिड और काफ पेन। यूरिक एसिड से काफ पेन यूजुअली नहीं होता है, ये जोड़ों में दर्द होता है। रूमेटोलॉजिस्ट ही पहले को देखना चाहिए गठिया के रोगियों को, और जब सर्जरी की जरूरत हो तभी ऑर्थो के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एकदम क्लियर रहना चाहिए। रूमेटोलॉजिस्ट फिजिशियन होते हैं जो गठिया का रोग इलाज करते हैं दवाओं से, और ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं जो सर्जरी से इलाज करते हैं। तो सर्जरी पहली विधा होनी चाहिए इलाज की, कतई नहीं। पहले दवा होनी चाहिए। अगर दवा से ठीक नहीं हो रहा और सर्जरी का रिक्वायरमेंट है तब सर्जरी होती है। और कितने कितने जॉइंट का आप सर्जरी करा लेंगे? हर एक जॉइंट का? अगर हर जगह जॉइंट में दर्द हो रहा है, एकाध जॉइंट की सर्जरी होती है, जैसे घुटना, हिप, ये है। हेमचंद जी, आप हमेशा मुस्कुराते हुए आते हैं, और आपकी मुस्कुराहट और आपकी वाइफ की मुस्कुराहट मुझे हमेशा याद रहती है। मुस्कुराते हुए पेशेंट जल्दी ठीक होते हैं, यही बात ब्रॉडली मैं कहना चाहूंगा। और आप बहुत अच्छे ढंग से अपनी दवा ले रहे हैं और बहुत अच्छा आपका चल रहा है। एकदम यही कहूंगा, मनोबल एकदम ऊंचा रखे, दवा लेते रहे। सवाल ये भी है, अनुलोम विलोम कपालभाति योगा की गठिया में हेल्पफुल है?
देखिए भाई, ये तो योग, मैं योगा नहीं कहता हूँ, योग हमेशा आपको फायदा देगी। योग जिंदगी जीने का तरीका है और उसको करने से आपको फायदा है। दवा के साथ योग भी करें। मॉडर्न काल में आप आपको फिजिकली कई बार आने की जरूरत नहीं है, वर्चुअल कंसल्टेशन हो सकता है। आजकल डॉक्टर को हमारी कोर्ट ने और हमारे सरकार ने आदेश दे दिया है कि बहुत लोग को आने जाने से रोका जाए, और ये अच्छी चीज है। वर्चुअल कंसल्टेशन आजकल संभव है। कोई भी डॉक्टर हिंदुस्तान के अंदर में कहीं भी हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए रोगी को वर्चुअल कंसल्टेशन दे सकता है। और आपको वर्चुअल कंसल्टेशन में 3 चीजों की जरूरत होनी चाहिए। आप मुद्दे की बात करें, मेरे को ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे हुआ, और अपने पुराने सारे पेपर्स को आपको व्हाट्सएप या ईमेल से पहले भेजना होगा ताकि डॉक्टर उसको देख सके और फिर अपनी बात करे। और आपको कनेक्टिविटी अच्छी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो कंसल्टेशन में जैसे मैं कह सकता हूँ जी ये मेरा ये उंगली है सूजा हुआ, तो मैं देख भी सकता हूँ कि सूजा हुआ, हालांकि सूजा हुआ नहीं, तो आपको बताएंगे। और कई लोग गलती कर बैठते, एकदम कैमरा के सामने ऐसे ले आते, कुछ नहीं दिखता। थोड़ी सी दूरी रखिए, फिर रखिए, पूरी लाइट के अंदर में अपनी जोड़ों को दिखाएं, डॉक्टर समझ लेंगे। कई बार दोनों को दिखाना होता है कंपैरिजन करने के लिए, ऐसे नहीं दिखाना होता जैसे ये मैं दिखा रहा हूं, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो थोड़ी सी दूरी, फिर रखें, जोड़ों को धीरे धीरे दिखाएं, हम लोग समझ लेते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी डायग्नोसिस आजकल वीडियो कंसल्टेशन पे भी हो सकती है। सीवियर पेन इन लेग्स एंड डिफिकल्टी वॉक, सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस, यस, ये सिम्टम्स आर्थराइटिस के भी हो सकते हैं रश्मि जी, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के हो सकते हैं, डायबिटिक्स एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन के भी हो सकते हैं। तो ये दिक्कतें, फिंगर अगर ड्रॉप कर रहा है, ऊपर गांठ बन रही है तो गठिया है, और गठिया बन रही है तो कृपया रूमेटोलॉजिस्ट को आके दिखाएं। घुटने में पानी भर रहा है तो हर हालत में घुटने का वो पानी निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो घुटने को खराब कर देगा। और उसके अंदर में हर हालत में अगर इन्फेक्शन नहीं हो तो स्टीरॉयड का इंजेक्शन आपको फायदा देता है, और ये साबित है पूरी दुनिया का, ये बेसिक ट्रीटमेंट का एक तौर तरीका है। अगर अब और कोई सवाल नहीं हो तो फिर हम लोग इस चैट को बंद करें, और हम लोग यही चाहेंगे कि हर 2 महीने पे एक स्पेशल टॉपिक हो फोर्टिस और आरपीजी प्लेटफॉर्म से, ताकि लोगों के पास छोटी छोटी सारी जो जानकारियां हैं श्योर सर, जिसको श्योर। हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं ओपीडी में इन लेंथ, अगर मैं 1 घंटा इसी चीज पे बात किया या 40-45 मिनट, तो 45 मिनट अगर एक पेशेंट को समझाऊंगा तो बड़ी मुश्किल होगी। और हम लोग ऐसा करते हैं कि लाइब्रेरी भी बनाते हैं, जैसे हम लोगों ने पिछली बार सवाल जवाब किया था भोजन और गठिया पे, आज एक्सरसाइज पे बात की है, ठंड की बात की है, एक बार एक्सरसाइज पे भी बात करेंगे। तो जनरल टॉपिक्स हम ऐसे कवर कर लेंगे, और पेशेंट उन लिंक्स को जिंदगी भर देख सकते हैं। ये वर्चुअल वर्ल्ड का फायदा है। तो धन्यवाद सर। हमारे साथ अपना बहुमूल्य समय और अनुभव शेयर करने के लिए धन्यवाद। हम निकट भविष्य में ऐसे दिलचस्प विषयों पर फिर से मिलेंगे, और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी दर्शकों का धन्यवाद। अगली बार अ, अगली बार के लिए सुरक्षित रहे, ध्यान रखें। गुड बाय। धन्यवाद।